हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ प्रोफेसर मुकेश जिंदल फ्रॉम ग्रेफाइट केमिस्ट्री क्लासेस। बेटा आज हम जो पेपर सॉल्व करने वाले हैं वो है नीट 2021। नीट 2021 टाइम हो चुका है 6 o'clock। टाइम हो चुका है बेटा 6 o'clock। ठीक है, पेपर जो है वो 5:10 पे बाहर आया है और 6 o'clock मैं वीडियो बना रहा हूँ आपको। देखिए आज लाइव है वीडियो, आज 12 सितंबर है। 12 सितंबर को हम ये वीडियो बना रहे हैं और डायरेक्ट क्वेश्चन जो है हम सॉल्व कर रहे हैं 2021। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डाईहेड्रल एंगल ऑफ लीस्ट स्टेबल कन्फर्मर ऑफ इथेन इज। देखो बेटा, डाईहेड्रल एंगल बताना है हमने इथेन के केस में जो लीस्ट स्टेबल होता है। आपको पता है लीस्ट स्टेबल कौन सा होता है बेटा? लीस्ट स्टेबल होता है जो कि इसकी एक्लिप्स फॉर्म होती है। ठीक है, तो एक एक्लिप्स फॉर्म इसकी आप कैसे बनाते हो? देखो एक्लिप्स फॉर्म कैसे बनाओगे, देखिए। सही नहीं बन रहा, चलो। तो बेटा देखो, इसमें क्या होगा, जो एक हाइड्रोजन है इसकी बिल्कुल बैक साइड पे होता है। ठीक है, और इनमें जो एंगल होता है वो कितना होता है बेटा? 0 डिग्री एंगल होता है। इसमें कितना एंगल होता है? 0 डिग्री। तो इसका जो आंसर है बेटा, इसका आंसर आएगा डी ऑप्शन आएगा। ये गलत लिख रखा है इस बच्चे ने जिसका पेपर मुझे मिला है, तो ये डी आंसर आएगा 0 डिग्री। ठीक है, सेकेंड बेटा, सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन में दे रखा है नोबल गैसेज आर नेम्ड बिकॉज ऑफ देयर इनर्टनेस टुवर्ड रिएक्टिविटी, आइडेंटिफाई एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट देम। हमने इनकी इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है बेटा। देखो फर्स्ट जो दे रखी है इन्होंने, नोबल गैसेज आर स्पैरिंगली सोलेबल इन वाटर। बिल्कुल सही है बेटा, ये स्पैरिंगली सोलेबल होती हैं, पानी में कम सोलेबल होती हैं। सेकंड, नोबल गैसेज है वेरी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। बेटा ये रॉन्ग है, इन्होंने इनकरेक्ट ही पूछा है। ये बिल्कुल सही आंसर है, बी आंसर आएगा इसका। क्यों? क्योंकि बेटा जो नोबल गैसेज होती हैं ये तो पहले ही गैसेज होती हैं, इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कैसे हाई हो जाएंगे? जो गैस होगी उसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कैसे हाई हो जाएगा? तो बी आंसर इज द राइट आंसर। उसके बाद बेटा थर्ड क्वेश्चन आता है। देखो थर्ड क्वेश्चन में बिल्कुल ही सिंपल रिएक्शन आपको दे रखी है। ये है एंटी मार्कोनिकॉव्स रूल। एंटी मार्कोनिकॉव्स रूल है, देखो HBr इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड है। ये पेरोक्साइड का है, बेंजोइल पेरोक्साइड बोलते हैं इसको। ठीक है, तो बेटा इसका जो आंसर आएगा, देखो आपको मैंने करवाया हुआ है कि जब भी ऐसी रिएक्शन आती है जिसमें HBr इन दी प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड दे रखा हो, तो आपको क्या लगता है? एंटी मार्कोनिकॉव्स रूल लगता है। एंटी मार्कोनिकॉव्स रूल क्या कहता है कि जो जो नेगेटिव पार्ट होता है हैलोजन एसिड का, वो कहाँ पे जाता है, किस कार्बन पे के ऊपर जाता है बेटा? वो जाता है उस कार्बन के ऊपर वो डबली बॉन्डेड कार्बन के ऊपर जिसके पास मोर हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं। तो इसका आंसर बेटा ए आएगा। तो इसका आंसर है बेटा ए। तो ए इज द राइट आंसर इसमें। ठीक है, उसके बाद एक मिनट। हाँ जी बेटा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 क्वेश्चन। द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग इज। इनमें से बताना है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या होती है। देखो, एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन इज ग्रेटर फॉर एलिमेंट टू एलिमेंट देन लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। बिल्कुल सही पॉइंट है बेटा। मोस्ट ऑफ द ट्राईवैलेंट लेंथेनाइड आयंस आर कलरलेस इन द सॉलिड स्टेट। बेटा ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, इन्होंने इनकरेक्ट ही पूछा है, तो इसका आंसर आएगा बी। इसका आंसर आएगा बी। उसके बाद आता है बेटा 56 क्वेश्चन। राइट ऑप्शन फॉर द नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स इन हेक्सागोनल प्रिमिटिव यूनिट सेल आर। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बेटा। ये वाले क्वेश्चन का मैंने आपको वैसे भी सॉल्व करवाया हुआ है कि जो ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल वॉइड निकालने हो तो टेट्राहेड्रल वॉइड जो होते हैं वो ऑक्टाहेड्रल से डबल होते हैं, पहली बात तो। ठीक है, जब ये डबल होते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड, तो इसका आंसर है ए, बी और डी, तीनों में डबल है। तो सीधी सी बात है, इसमें थर्ड में भी डबल है, सॉरी। तो इसमें देखो हेक्सागोनल प्रिमिटिव यूनिट सेल है। हेक्सागोनल के केस में 12 जो होते हैं बेटा वो टेट्राहेड्रल वॉइड्स होते हैं और 6 जो होते हैं वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड होते हैं। तो इसका आंसर आएगा डी। ये आपको डायरेक्ट क्वेश्चन याद करवाया हुआ है, इसको अच्छी तरह से कर लेना। ठीक है, उसके बाद है बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, जस्ट अ वेट। उसके बाद है बेटा ये वाला क्वेश्चन। ये है आइडेंटिफाई द कंपाउंड
identify the compound that will react with Hinsberg reagent to give a solid which dissolve in alkali। ठीक है, जो हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्ट करता है, सबसे पहले हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्ट कौन कौन करता है? तो बेटा हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ जो रिएक्ट करता है वो होते हैं अमाइंस। ठीक है, और दूसरी बात इन्होंने क्या बोली है? रिएजेंट टू गिव अ सॉलिड विच डिजॉल्व इन अल्कली, जो अल्कली में भी डिजॉल्व हो जाए। ठीक है, जो अल्कली में भी डिजॉल्व हो जाए तो वो कौन सा होता है? प्राइमरी अमीन। तो इसका आंसर आएगा बेटा सी। तो जो प्राइमरी अमीन्स होते हैं वो हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्शन करने के बाद डिजॉल्व हो जाते हैं अल्कली में, तो इसका आंसर सी आएगा। उसके बाद बेटा ये सबसे सिंपल रिएक्शन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस इज द मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, चूज द राइट ऑप्शन। आपको बताना है मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, बहुत ही इजी रिएक्शन है जिसमें मेटल डिस्प्लेस हो रही है, तो इसका आंसर बी है बेटा। इसमें क्या हो रहा है कि जो एल्यूमिनियम है वो क्रोमियम को रिप्लेस कर रहा है और उसकी जगह पे देखो Al2O3 बन गया और क्रोमियम को बाहर निकाल दिया। ठीक है, एल्यूमिनोथर्मी रिएक्शन का ये पार्ट है, ये वाली रिएक्शन जो होती है। नेक्स्ट आता है बेटा एस्पिरिन एंड पैरासीटामोल बिलोंग टू द क्लास ऑफ नार्कोटिक एनाल्जेसिक। बेटा ये रॉन्ग है। देखो एस्पिरिन है, जब हमारा सिर दर्द होता है, ठीक है, जब बुखार होता है तब हम ये मेडिसिन लेते हैं। बुखार के केस में पैरासीटामोल भी ली जाती है। तो बेटा ये नार्कोटिक नहीं होती है, नार्कोटिक होती हैं जो हमें नशा नींद दिलाती हैं। ठीक है, नशा करती हैं। तो बेटा ये नार्कोटिक नहीं होती है, नॉन नार्कोटिक होती हैं। तो ये तो रॉन्ग हो गई स्टेटमेंट 1। स्टेटमेंट 2 में क्या दे रखा है? मोर्फिन एंड हीरोइन आर नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स। ठीक है, ये नॉन नार्कोटिक दे रखा है, बल्कि ये तो नार्कोटिक होती हैं। तो बेटा ये भी रॉन्ग हो गई। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास यहाँ पे? इसका आंसर आएगा स्टेटमेंट 1 and 2 बोथ आर रॉन्ग। ठीक है, तो इसका सी आंसर आएगा। तो बेटा इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास? सी आंसर आएगा। तो आप इसको नहीं भूलोगे कि इसका आंसर क्या आएगा? सी आंसर आएगा। उसके बाद बेटा नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। What is the IUPAC name of the organic compound formed in the following chemical reaction? आपने इसमें बताना है कि कौन सा कंपाउंड बनेगा इस रिएक्शन में। बेटा ये बिल्कुल ही सिंपल रिएक्शन है। ये एसीटोन में जब हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डालते हैं फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, तो इसमें क्या प्रोडक्ट बनता है मैं जल्दी से आपको बना देता हूँ। देखो बेटा ये जो एसीटोन है हमारे पास CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, इसमें आपने CH3 MgBr डाल दिया है इन दी प्रेजेंस ऑफ, पहले CH3 MgBr डाला, CH3 के ऊपर नेगेटिव चार्ज, MgBr के पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे कार्बोनिल कंपाउंड है, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव। ये वाला जो नेगेटिव है ये यहाँ पे अटैक करता है इस कार्बन के ऊपर, और ये वाला जो नेगेटिव है इसके ऊपर अटैक करेगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा? CH3CO, यहाँ पे MgBr, CH3 एंड CH3। ठीक है, उसके बाद जब आप हाइड्रोलिसिस करते हो, आपको बताया हुआ है कि जब भी आप हाइड्रोलिसिस करते हो तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेकिंग होती है, तो यहाँ से H पॉजिटिव यहाँ पे जाता है, तो इसलिए हमारे पास जो कंपाउंड बनेगा वो ये बनेगा CH3OH CH3। तो बेटा इस कंपाउंड का जो नेम है वो क्या होगा? 2-मिथाइल प्रोपेन 2-ओल, 2-मिथाइल प्रोपेन 2-ओल। तो बेटा इसका जो राइट आंसर है वो है ए ऑप्शन। ठीक है, राइट ऑप्शन है ए। अच्छा, उसके बाद बेटा ये वाला क्वेश्चन आता है, एसिड स्ट्रेंथ इंक्रीजेज इन द ऑर्डर गिवन एज। ठीक है, एसिड स्ट्रेंथ ऐसे इंक्रीज होती है, बिल्कुल सही है, ये एसिड स्ट्रेंथ का ऑर्डर है, ये हेलोजन एसिड का एसिड स्ट्रेंथ का ऑर्डर है। दूसरा, एज द साइज ऑफ द एलिमेंट FClBrI इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप, द बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ HF HCl HBr HI डिक्रीजेज एंड सो द एसिड स्ट्रेंथ इंक्रीज। बेटा ये दोनों ही स्टेटमेंट्स हैं वो जो सही हैं। ठीक है, और इसका जो ऑप्शन आएगा, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू, तो इसका आंसर है ए। ठीक है बेटा, उसके बाद ये बिल्कुल ईजी क्वेश्चन आ गया थर्मोडाइनामिक्स में से। ठीक है, इसमें क्या बोला है? विच वन अमंग द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द राइट रिलेशनशिप बिटवीन CP एंड CV फॉर 1 मोल ऑफ आइडियल गैस। तो बेटा इसका रिलेशन क्या होता है? CP - CV इज इक्वल टू R। ठीक है, तो B इज द राइट आंसर, ये बिल्कुल सही है। उसके बाद आता है बेटा ये वाला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है? PCl5 SF6 BrF5 BF3, और साथ में इनकी क्या दे रखी है? ये ज्योमेट्रीज दे रखी हैं। ठीक है, आपने इनको इनके साथ मैच करना है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। PCl5 के केस में आपको क्या बताया हुआ है कि इसकी क्या होती है? TBP होती है, ट्राइगोनल बाईपिरामिडल। तो जो A है उसका आएगा 4th। SF6 की क्या होती है? ऑक्टाहेड्रल होता है।
ठीक है, ये क्या होती है, बी का 3 आएगा। बेटा जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन आता है ना, तो उसमें बस सिर्फ एक पार्ट कर लिया करो सॉल्व, उससे आपको आंसर इजीली मैच हो जाता है। जैसे ए का आपका आंसर आया 4th, तो आप देखो ए का 4th किस किस में है, ए का 4th 1 में है, और ए का जो 4th है वो 4th में है, तो इसका आंसर 1st या 4th में से आएगा, सीधी सी बात है। ठीक है, बी का क्या है, ऑक्टाहेड्रल, बी का मतलब 3 है, इसमें भी बी का 3 है, इसमें भी बी का 3 है। ठीक है, BRF5 जो होती है बेटा, इसकी क्या होती है शेप, स्क्वायर पिरामिडल, इसकी क्या होती है, स्क्वायर पिरामिडल। तो सी का 1 है, तो यहाँ पे सी का 1 दे रखा है, यहाँ पे सी का 2 दे रखा है, तो आंसर इज ए। तो बेटा इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या आएगा, ए। समझ आ गई बात। चलिए उसके बाद आता है बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग सॉल्यूशंस वर प्रिपेयर्ड बाय डिजॉल्विंग 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज इन 250 ml ऑफ वाटर, उसका P1 दे रखा है। ग्लूकोज जो है उसका हमें वॉल्यूम दे रखा है और प्रेशर P1 दे रखा है। उसके बाद 10 ग्राम ही यूरिया दे रखा है और उसको भी 250 ml ऑफ वाटर में डिजॉल्व किया, उसका जो प्रेशर है P2 है। एंड 10 ग्राम ही सुक्रोज दे रखा है, उसको भी 250 ml में हमने डिजॉल्व किया है, उसका जो प्रेशर है वो कितना है, P3 है। तो द राइट ऑप्शन फॉर द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ दी सोल्यूशन। अच्छा, ये इनका ऑस्मोटिक प्रेशर दे रखा है तीनों का, P1 P2 P3। आपने बताना है कि किसका ज़्यादा होगा और किसका कम होगा ऑस्मोटिक प्रेशर। तो बेटा इस क्वेश्चन को एक चीज़ से आप सॉल्व कर सकते हो, तीनों में जो गिवन मास है वो सेम है। ठीक है, और तीनों में ही जो आपको वॉल्यूम दे रखा है वो क्या होता है, सेम होता है। देखो 250 ml 250 ml और 250 ml। तो जब आपको वॉल्यूम सेम दे रखा हो, ठीक है, तो बस आपने क्या करना होता है, जो ज़्यादातर बच्चे इसमें फॉर्मूला लगाते हैं पाई इज इक्वल टू CRT वाला। ठीक है, तो आपने क्या करना है, बस इनमें ना इनका मॉलिक्यूलर मास चेक कर लिया करो। जिसका मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होता है, आपको एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ बेटा, कि जो मॉलिक्यूलर मास होता है ना, मॉलिक्यूलर मास, इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। तो बेटा जो मॉलिक्यूलर मास होता है, जो पाई होती है, जब पी होती है ना, इसको पी भी लिख सकते हैं, तो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जिसका मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होगा उसकी कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी कम होगी, मतलब पाई की वैल्यू कम होगी। तो बेटा यहाँ पे सिंपल सी बात है, ये जो होता है इसका ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो 180 होता है। ठीक है, और यूरिया का जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो 60 होता है, और सुक्रोज का होता है 342। बेटा जिसका मॉलिक्यूलर मास सबसे ज़्यादा होगा उसकी प्रेशर की वैल्यू, ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू कम होगी। तो बेटा जो P3 है वो सुक्रोज के लिए, इसका मास सबसे ज़्यादा है, तो इसकी P3 की वैल्यू सबसे कम होगी, P3 की वैल्यू सबसे कम होगी। ठीक है, और जो यूरिया है बेटा, यूरिया की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी बिकॉज इसका मास सबसे कम है, और सेंटर में क्या आएगा, ग्लूकोज P1 है, तो मतलब P2 की वैल्यू सबसे ज़्यादा, फिर P1 फिर P3, और इसका आंसर आएगा बेटा ए। इसका आंसर है 1, फर्स्ट आंसर आएगा इसका P2 ग्रेटर देन P1 ग्रेटर देन P3। ठीक है, उसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स कैन बी यूज्ड टू ऑब्टेन हाईली प्योर मेटल विच इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा। इसमें क्या करना है, आपको बताना है कि इनमें से, इन चारों में से कौन सा मेथड यूज़ होगा, इन चारों में से कौन सा मेथड यूज़ होगा टू ऑब्टेन हाईली प्योर मेटल। ठीक है, जिसमें हमने बहुत ज़्यादा प्योर मेटल को ऑब्टेन करना हो विच इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। बेटा सबसे पहले हमने वो वाली मेटल चूज़ करनी है जो लिक्विड होती है रूम टेम्परेचर पे। वैसे बेटा मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, लिक्विड तो बहुत सारी मेटल होती है, स्पेशली जिंक होती है, कैडमियम होती है, मरकरी होती है, गैलियम होती है, फ्रेंसियम होती है, सीजियम होती है। ये सारी मेटल जो होती हैं ये लिक्विड होती हैं रूम टेम्परेचर पर। ठीक है, अब इन्होंने बोला हाईली प्योर मेटल के बारे में। जब हाईली प्योर मेटल की बात आती है तो बेटा ये यहाँ पे गैलियम की बात करते होते हैं। तो यहाँ पे किसकी बात करते हैं, गैलियम की। तो जो गैलियम होती है बेटा उसको जोन रिफाइनिंग के मेथड के थ्रू क्या किया जाता है, मतलब यूज़ किया जाता है मेथड जोन रिफाइनिंग। तो राइट आंसर है बेटा गैलियम के लिए जोन रिफाइनिंग मेथड, क्योंकि जो गैलियम होता है उसका अप्रॉक्स 29 पॉइंट समथिंग 29.5 के करीब जो होता है वो मेल्टिंग पॉइंट होता है। ठीक है, अगर आप उसको हथेली पे रखते हो तो वो मेल्ट हो जाती है। तो इसका राइट आंसर है बेटा डी, जोन रिफाइनिंग। ठीक है, उसके बाद बेटा ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है, ट्रिटियम ए रेडियोएक्टिव आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन एमिट्स विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल। ठीक है, तो जो ट्रिटियम है, देखो सबसे पहले ट्रिटियम जो होता है बेटा उसका क्या होता है, ट्रिटियम होता है H13। ट्रिटियम क्या होता है बेटा, H13। समझ आ गई बात।
जो ट्रीटियम होता है, ठीक है, ये रेडियोएक्टिव आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, एमिट्स विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल। जो ट्रीटियम होता है बेटा वो बीटा पार्टिकल एमिट करता है। वो क्या एमिट करता है? बीटा पार्टिकल्स एमिट करता है। तो बेटा इसका आंसर ए आएगा, बीटा पार्टिकल, ठीक है। उसके बाद द करेक्ट ऑप्शन फॉर द नंबर ऑफ बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल इन ऑल 14 टाइप्स ऑफ ब्रेविस लैटिस ऑफ यूनिट सेल इज, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा? डी ऑप्शन आएगा, 3 ऑप्शन आएगा, ठीक है। उसके बाद द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन डीहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन, द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन डीहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन ऑफ 2-bromoपेंटेन इज पेंट-2-ईन, दिस प्रोडक्ट फॉर्मेशन इज बेस्ड ऑन। बेटा बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन। देखो इस क्वेश्चन में क्या है, देखो आपके पास 5 कार्बन है ऐसे करके, यहाँ पे ब्रोमीन लगा हुआ है, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड 2-bromoपेंटेन, ठीक है। आपने 2-bromoपेंटेन से क्या बनाया? आपने 2-bromoपेंटेन से क्या बनाया? पेंट-2-ईन बनाया। देखो पेंट-2-ईन का फॉर्मूला क्या होता है? 1 2 3 4 5, ठीक है। और ये सेकंड पोजीशन पे यहाँ पे डबल बॉन्ड है। तो यहाँ पे कौन सा मेथड यूज़ हुआ है बेटा? यहाँ पे यूज़ हुआ है सिट्ज़ेफ रूल। यहाँ पे क्या यूज़ हुआ है? सिट्ज़ेफ रूल। यहाँ पे आप देखते हो ना, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, ये एक एलिमिनेशन रिएक्शन होती है, ठीक है। एलिमिनेशन रिएक्शन में सिट्ज़ेफ रूल फॉलो होता है। यहाँ से Br जाता है, ठीक है, और यहाँ से बीटा हाइड्रोजन जाता है। बीटा हाइड्रोजन यहाँ पे भी प्रेजेंट होता है, बट अकॉर्डिंग टू सिट्ज़ेफ वो वाला बीटा हाइड्रोजन जल्दी जाएगा जो कि मोर एल्काइलेटेड एल्कीन बनाएगा। तो यहाँ से मोर एल्काइलेटेड एल्कीन ये वाला बनता है, तो यहाँ से हाइड्रोजन जाएगा। तो ये सिट्ज़ेफ रूल के अकॉर्डिंग है बेटा। तो यहाँ पे ए आंसर आएगा इसका, सिट्ज़ेफ रूल, ठीक है। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन जो है, एक बार मैं आपको नहीं करवा रहा, इसके आगे क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आ गया बेटा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर्स इज प्रिपेयर्ड बाय एडिशन पॉलीमराइजेशन, ठीक है। इसमें से कौन सा पॉलीमर है जो एडिशन पॉलीमराइजेशन से बनता है? बेटा जो एडिशन पॉलीमराइजेशन होती है वो किस में होती है? टेफ्लॉन में होती है, ठीक है। जनरली नाइलॉन 6 नोवोलैग या डेक्रोन है, ये सारे क्या होते हैं? कंडेंसेशन पॉलीमर्स होते हैं। और इनमें से जो टेफ्लॉन होता है बेटा, इसमें क्या होती है? एडिशन पॉलीमराइजेशन होती है। देखो टेफ्लॉन के बारे में मैंने आपको पहले भी करवाया हुआ है कि जो CF2 डबल बॉन्ड CF2, ठीक है, टेट्राफ्लोरो इथाइलिन इसका नेम होता है। जब इसके N यूनिट्स जुड़ते हैं तो ये अपने टेफ्लॉन की फॉर्मेशन करता है CF2 सिंगल बॉन्ड CF2, ठीक है, ऐसे। तो जो बेटा ये होता है, ये हाईली रेजिस्टिव टू किसके होता है? अल्कली के होता है, बेस के होता है, एसिड के होता है, टेम्परेचर के होता है। तो इसलिए ये एक एडिशन पॉलीमर होता है लाइक पॉलीथीन। तो इसलिए इसका आंसर आएगा बेटा टेफ्लॉन, टेट्राफ्लोरो इथाइलिन, ठीक है। उसके बाद द RBC डेफिशिएंसी डिजीज ऑफ। RBC डेफिशिएंसी किसके कारण होती है? विटामिन B12 के कारण। ये तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर ए आएगा। उसके बाद बेटा ये तो बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या है? ये एक बेसिक का क्वेश्चन आता है। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ CX बॉन्ड इज, ठीक है। आपने बताना है CX बॉन्ड, C और हेलोजन का, कार्बन और हेलोजन का बॉन्ड तोड़ना किसका आसान है, उसका ऑर्डर बताना है, ठीक है। क्या होगा? देखो बेटा सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है CH3 और F का बॉन्ड ब्रेक करने में, बिकॉज F की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है। तो यहाँ पे CH3 F ग्रेटर होता है, फिर Cl का, फिर Br का, फिर I का। तो इसका आंसर B आएगा, इसका आंसर आएगा बेटा B। उसके बाद एन ऑर्गेनिक compound contains 78% of carbon and remaining percentage of hydrogen, the right option for the empirical formula of the compound is। तो बेटा इसमें बताना है कि आपका empirical formula क्या बनेगा। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, इजी क्वेश्चन है। देखो आप इसको डायरेक्ट कर सकते हो। डायरेक्ट कैसे कर सकते हो? आपको यहाँ पे जो कार्बन है वो 78% दे रखा है, तो उसके नंबर ऑफ मोल्स निकालो। नंबर ऑफ मोल कैसे निकाले जाते हैं कार्बन के? 78 डिवाइड बाई 12, तो इसका आंसर 6 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। और उसके बाद बेटा आपको हाइड्रोजन जो दे रखा है यहाँ पे, वो कितना दे रखा है? 22%। तो हाइड्रोजन, अगर कार्बन 78% है तो हाइड्रोजन कितना बचा? 22%। तो जो कार्बन के आप हाइड्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स निकालोगे वो निकालोगे 22/1, तो यहाँ पे आ गया 22, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे 6 पॉइंट समथिंग था, ठीक है। यहाँ पे एग्जैक्ट निकाल लो इसका, 6 जा 72, यहाँ पे 6 बचा, तो 6.5 आ गया बेटा। यहाँ पे कितना आएगा? 6.5। तो अगर यहाँ पे 6.5 आ रहा है और यहाँ पे 22 आ रहा है, तो कार्बन के मोल्स हैं, ऐसे कर लिया करो, 6.5, हाइड्रोजन का कितना आ रहा है? 22। तो अगर आप इनका अप्रॉक्सीमेट लेते हो तो बेटा ये CH3 की फॉर्म में आएगा। तो ये कितना आएगा? CH3 की फॉर्म में। अगर आप 6.5 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो अप्रॉक्स इतना आंसर बनता है। तो आंसर इज CH3। तो इसका C आंसर है बेटा, ये बिल्कुल सही है। उसके बाद अमंग द फॉलोइंग एल्केलाइन अर्थ मेटल्स, हलाइड्स,
वन विच इज कोवलेंट एंड सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। बेटा जिसमें कोवलेंट करेक्टर ज़्यादा होगा वही ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिजोल्व होता है। तो इन सब में से हम फाजन रूल देख लेते हैं ना। फजान्स रूल में क्या बोला गया है कि जितना कटाइन का साइज स्मॉल होगा उतना वो कोवलेंट करेक्टर होता है। तो बी आंसर इसका राइट आंसर आएगा, डी आंसर सॉरी, बेरिलियम क्लोराइड इज द राइट आंसर। तो यहाँ पे डी आंसर आएगा इसका, डी फॉर डॉग, बेरिलियम क्लोराइड। ठीक है, उसके बाद बेटा ये सबसे इजी क्वेश्चन, BF3 इज प्लेनर एंड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड, हाइब्रिडाइजेशन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द सेंट्रल एटम रेस्पेक्टिवली। बेटा देखो ये BF3 आपको दे रखा है, BF3 के केस में देखो ऐसी स्ट्रक्चर होती है BF3 की। ठीक है, तो ये BF3 है। अब इसमें देखो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 2, 4 एंड 6। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 तो इसमें बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन और इसकी हाइब्रिडाइजेशन कितनी होती है, sp2 होती है। तो आंसर इज sp2 एंड 6। तो ये वाला आंसर सी इज द राइट आंसर। ठीक है बेटा, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपके पास, द pKa वैल्यू ऑफ डाई मिथाइल एमीन एंड, एक मिनट, द pKa वैल्यू ऑफ डाई मिथाइल एमीन एंड pKa ऑफ एसिटिक एसिड आर, आपको pKa और pKb दे रखी हैं 3.27 एंड 4.77 रिस्पेक्टिवली एट T केल्विन। तो द करेक्ट ऑप्शन फॉर द pH ऑफ डाई मिथाइल अमोनियम एसीटेट सोल्यूशन इज। तो बेटा अब आपने सिंपल सी बात है, एसिड और बेस को मिक्स किया है। एसिड और बेस को जब आप मिक्स करते हो तो आपने pH निकालनी होती है। ठीक है, तो जो pH निकालनी होती है, ठीक है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/2। ठीक है, pKa प्लस pKb, 1/2 pKa प्लस pKb। ठीक है, तो आपका जो आंसर इसमें आएगा वो अप्रॉक्स आएगा, एक मिनट, इसका आंसर बेटा 7.75 के करीब आंसर आएगा। इसका जो आंसर आएगा आपके पास बेटा वो कितना आएगा, 7.75 के करीब इसका जो बेटा आंसर है वो आएगा आपके पास। तो इसमें इसका ये वाला फॉर्मूला लगाना है आपने, जो मैंने आपको पहले बोला है। ठीक है, उसके बाद चूज़ द करेक्ट ऑप्शन फॉर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बॉयल्स लॉ। ठीक है, आपने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बॉयल्स लॉ की बतानी है, विच शोज अ ग्राफ ऑफ प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम ऑफ अ गैस एट डिफरेंट टेम्परेचर्स। ठीक है, तो आपको डिफरेंट टेम्परेचर पे ये दे रखा है, ये इसकी 4 डायग्राम्स हैं ऐसे करके। तो ये आपको 4 डायग्राम्स दे रखी हैं यहाँ पे। तो इनमें से बताना है आपको कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। इसका आंसर बेटा डी आएगा। आप यहाँ से क्या किया करो, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ले लिया करो। ठीक है, आपने वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दिया और टेम्परेचर और प्रेशर का रिलेशन देख लेना है। टेम्परेचर और प्रेशर का रिलेशन क्या होता है, डायरेक्टली होता है। ठीक है, तो जो जितना ऊपर टेम्परेचर ज़्यादा आएगा उतना उसका प्रेशर भी ज़्यादा आएगा। तो आंसर इज़ डी। ठीक है, तो इसका आंसर बेटा डी आएगा। समझ आ गई बात। अच्छा, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये वाला जो क्वेश्चन है, इसका जो फॉर्मूला है मैं अभी थोड़ी देर में आपको बताता हूँ। ठीक है, इसका आंसर तो सी आएगा। ठीक है, अभी इसका मैं आपको बताता हूँ। अच्छा बेटा, ये वाला क्वेश्चन आ गया, फॉर अ रिएक्शन ए बी एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज -4.2 किलोजूल पर मोल। देखो यहाँ पे आपको एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन दे रखी है -4.2 किलोजूल पर मोल, मतलब ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ये क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एंड एंथैल्पी ऑफ एक्टिवेशन इज 9.6 किलोजूल पर मोल। द करेक्ट पोटेंशियल एनर्जी प्रोफाइल फॉर द रिएक्शन इज शोन इन ऑप्शन। तो बेटा देखो, अब सिंपल सी बात है, यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन आपको दे रखी है -4.2 किलोजूल पर मोल। -4.2 किलोजूल का मतलब होता है कि एनर्जी रिलीज हो रही है। अब आपको पता है ये 4 ग्राफ आपको दे रखे हैं, आप चारों ग्राफ्स में से एक चीज़ देखो, जब भी प्रोडक्ट की जो एनर्जी है वो कम होती है रिएक्टेंट की एनर्जी से, तब एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है। ठीक है, ये ए क्या है, रिएक्टेंट, और ये बी क्या है, प्रोडक्ट। ये इन दोनों की एनर्जी है। अब देखो यहाँ पे प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा है कंपेयर टू एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, तो ये आंसर नहीं आएगा। अब बी आंसर में देखो बेटा, जो प्रोडक्ट की एनर्जी है ये कम है, देखो इसके एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट के। ठीक है, तो ये आंसर इसका राइट है बेटा। तो बी आंसर इज द करेक्ट आंसर। देखो सी में इक्वल दे रखी है और डी में भी वैसे दे रखा है, तो बेटा इसका करेक्ट आंसर आएगा बी आंसर आएगा, बिकॉज यहाँ पे माइनस में वैल्यू दे रखी है। तो दिस इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, उसके बाद
द कंपाउंड विच शोज मेटामेरिज्म इज। तो बेटा इसमें बताना है कि मेटामेरिज्म क्या होगा। मेटामेरिज्म में होता क्या है पहले आपको पता होना चाहिए। बेटा देखो मेटामेरिज्म में होता है कि जो ऑक्सीजन है जैसे, ठीक है, कोई भी फंक्शनल ग्रुप है उसके अराउंड जो कार्बन की चेन है वो डिफरेंट होनी चाहिए, ठीक है। सबसे पहले इसमें तो कोई फंक्शनल ग्रुप ही नहीं है C5H12 में, ये तो रॉन्ग हो गया। अब आंसर आएगा 1, 2 और 3 में। अब सिंपल सी बात है बेटा, यहाँ पे C3 है, यहाँ पे भी C3 है, ठीक है। एक चीज़ नोट करो, जब C3 है, ठीक है, तो इसमें मेटामेरिज्म शो नहीं होता। तो इसमें जो C4 वाला क्वेश्चन है ये इसका आंसर आएगा। मैं इसका आपको बना के भी दिखा देता हूँ। तो इसमें देखो आप CH3O CH2 CH3 CH3O CH2 CH2 CH3। देखो बेटा इसका 1 2 3 4 कार्बन हो गए, तो C4H10 3 6 8 10 H10 हो गए, ठीक है, और एक हो गया। एक तो ये बन गया इसका बेटा मेटामर, और दूसरा बनेगा CH3 CH2O CH2 CH3। तो बेटा ये देखो ये एक दूसरे के मेटामर्स हैं यहाँ पे, तो इसका आंसर बनेगा डी आंसर, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जिरकोनियम एंड हॉफनियम हैव सिमिलर एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस बिकॉज ऑफ लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। ये तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर सी आएगा यहाँ पे। इसका आंसर क्या आएगा बेटा, यहाँ पे सी आएगा। उसके बाद यहाँ पे चलते हैं, देखो बेटा इसमें देखो आप सारे बच्चे नोट करो कि आपको यहाँ पे दे रखा है कंपाउंड्स दे रखे हैं ये वाले। इन कंपाउंड्स के साथ में आपको इनकी क्या दे रखी है, ये वाली, ये आपको क्या दे रखी है, मैग्नेटिक मूवमेंट दे रखी है। तो इसके लिए मैंने आपको एक ट्रिक बताई हुई है मैग्नेटिक मूवमेंट की, कि अगर आपको ऐसा कभी भी क्वेश्चन आ जाए तो आपने क्या देखना होता है, आपने देखना होता है कि सेंट्रल एटम में जितने जितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं उतनी ही उसकी आगे वाली वैल्यू होती है मैग्नेटिक मूवमेंट की, ठीक है। जैसे आपको यहाँ पे दे रखा है FeCN6 के ऊपर 3 नेगेटिव, जहाँ पे आपको दे रखा है FeCN6 इसके ऊपर 3 नेगेटिव, ठीक है बेटा। अगर आप इसमें निकालोगे तो Fe के ऊपर कितना चार्ज आएगा, +3 चार्ज आएगा। अगर यहाँ पे +3 चार्ज आएगा तो लास्ट पे जो Fe होता है उसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है 4s2 3d6। तो जब यहाँ पे 3 पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से चले गए और एक यहाँ से चला गया, ठीक है। तो यहाँ पे बच गए हमारे पास 3d5 इलेक्ट्रॉन बच गए। जब 3d5 इलेक्ट्रॉन बचेंगे तो उनको आप कैसे लिखोगे, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। तो यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन बचे, तो ये 5 अनपेयर्ड है FeCN6 3 नेगेटिव में। तो इसका आंसर जो आएगा मैग्नेटिक मूवमेंट का वो कितना आएगा, 5 पॉइंट समथिंग। तो 5 पॉइंट समथिंग मतलब 5.92, ठीक है। तो ए का आंसर 1 है, ए का आंसर 1 है। ये देखो अब ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं मैचिंग वाले उनको निकालना बड़ा आसान रहता है। तो यहाँ पे ए का 1 एक में ही आ रहा है, देखो 3 में ही आ रहा है, तो मतलब सी इज़ द राइट आंसर, सी इज़ द राइट आंसर इन दिस केस। बाकी आप निकाल के देख लेना, ठीक है। उसके बाद बेटा यहाँ पे देखो ये सिंपल रिएक्शन है, ये मैं जनरली करवाता हूँ ये रिएक्शन। द रिएजेंट आर इन द गिवन सीक्वेंस ऑफ केमिकल रिएक्शन इज। तो यहाँ पे आपको ये वाला आर बताना है। आप इसको कैसे बताओगे, मैंने आपको एक चीज़ बताई हुई है, जब भी हमारे पास डाइजोनियम सॉल्ट की फॉर्मेशन होती है तो हम क्या यूज़ करते हैं, डाइजोनियम सॉल्ट की फॉर्मेशन में एक तो हम यूज़ करते हैं C2H5OH इन द प्रेजेंस ऑफ H3PO2, इन दी प्रेजेंस ऑफ H3PO2, ये दो हैं। तो यहाँ पे इथेनॉल है, यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे हमारे पास ये इथेनॉल दे रखा है सेकंड वाला, तो बी इज़ द राइट आंसर। यहाँ पे क्या आएगा, बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। अगर आप इसमें H2O डालते हो तो बेटा यहाँ पे अल्कोहल की फॉर्मेशन होती है, बट हमने अल्कोहल नहीं बनाना, यहाँ पे बेंजीन की फॉर्मेशन ही करनी है। यहाँ पे मतलब बेंजीन का मतलब N2Cl को उड़ाना होता है जब, तो हम क्या यूज़ करते हैं, अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ H3PO2। उसके बाद ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, 11th में से है। फ्रॉम द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ आयंस विच वन इज नॉट एन आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर। जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या होते हैं बेटा, आइसो इलेक्ट्रॉनिक होते हैं जिनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, ठीक है। देखो O2 नेगेटिव में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, F नेगेटिव में भी 10 होते हैं, ठीक है। Na पॉजिटिव में भी 10 होते हैं, Mg2 पॉजिटिव में भी 10 होते हैं, ठीक है। Mn2 पॉजिटिव में कितने होते हैं, Mn का 25 होता है, यहाँ पे 23 रह गए। Fe का 26 होता है, इसमें भी 23 रह गए, ये भी आंसर सही है। तो आंसर डी बचा। देखो Fe में 26 होते हैं, इसमें से 2 निकाले 24 रह गए, और यहाँ पे 25 होते हैं, इसमें से 2 निकाले 23 रह गए। तो डी इज़ द राइट आंसर। यहाँ पे 24 है, यहाँ पे 23 है, तो बोथ ऑफ दीज आर नॉट आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। आंसर डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। अच्छा बेटा ये वाला जो क्वेश्चन है अरहनियस प्लॉट वाला, इसका जो आंसर है मैंने अलग से निकाल रखा है, इसका आंसर ए आएगा। इसका जो फॉर्मूला है वो मैं आपको बाद में डिस्कस करता हूँ। इसका आंसर ए है 41.5, ठीक है। और उसके बाद फॉर
एक मिनट। For irreversible expansion of an ideal gas under isothermal condition the correct option is। बेटा देखो जब भी आपको आइसोथर्मल कंडीशन आ गई, ठीक है, आइसोथर्मल कंडीशन आ गई तो वहाँ पे डेल्टा यू की वैल्यू क्या हो गई, जीरो हो गई। तो आप पहले तो ये देखो कि यहाँ पे डेल्टा यू जो है वो कहाँ पे है, डेल्टा यू एक जीरो कहाँ पे है, एक तो फर्स्ट में है और एक थर्ड में है, तो यहाँ पे डेल्टा यू की वैल्यू जीरो आ गई दोनों केसेस में। और इरिवर्सिबल एक्सपेंशन है, इरिवर्सिबल एक्सपेंशन जब भी यहाँ पे होता है तो वहाँ पे जो एंट्रोपी होती है वो पॉजिटिव होती है। तो यहाँ पे बेटा जो एंट्रोपी की वैल्यू पॉजिटिव कहाँ पे, यहाँ पे तो एंट्रोपी की वैल्यू जीरो दे रखी है, यहाँ पे नॉट इक्वल टू जीरो है, मतलब यहाँ पे पॉजिटिव होने के चांसेस हैं। तो यहाँ पे 3 आंसर आएगा, बिकॉज आइसोथर्मल कंडीशन में डेल्टा यू की वैल्यू जीरो होती है। तो बी और डी तो आंसर सीधा निकल गया। अब ए और 3 में आंसर आएगा, ठीक है, 1 और 3 में आंसर आएगा। तो उसके बाद हमने देखना इरिवर्सिबल एक्सपेंशन हो रहा है, तो मतलब डेल्टा एस की वैल्यू बढ़ रही है। तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा थर्ड ऑप्शन आएगा, ठीक है बेटा। तो उसके बाद आ गया बेटा 91 क्वेश्चन। 91st क्वेश्चन देखो, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट्स द गिवन सीक्वेंस इज नॉट स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टीज इंडिकेटेड अगेंस्ट इट। तो कौन इनके अकॉर्डिंग नहीं है। तो बेटा सबसे पहले यहाँ पे देखो जो ए ऑप्शन है, ठीक है, इसमें एच आई की एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, फिर एच बी आर की, फिर एच सी एल की, फिर एच एफ की, तो ये सही दे रखा है। दूसरा, अब इन चारों में H2T की एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होती है, उससे कम इसकी होती है, उससे कम इसकी होती है, ये भी सही दे रखा है। बट इन्होंने बोला है इंक्रीजिंग pKa वैल्यू, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, जब भी किसी की Ka की वैल्यू ज़्यादा होती है, Ka की वैल्यू का मतलब होता है जब एसिडिक मतलब एसिड की वैल्यू ज़्यादा होती है तब Ka की वैल्यू ज़्यादा होती है। जो जितना ज़्यादा एसिडिक होता है उतनी Ka की वैल्यू ज़्यादा होगी। तो ये ज़्यादा एसिडिक है तो उसकी Ka की वैल्यू ज़्यादा होगी, और pKa की वैल्यू उतनी कम होती है। तो बेटा इसकी जो है pKa की वैल्यू सबसे कम है, ठीक है, और इसकी pKa की वैल्यू सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ पे उल्टा दे रखा है, इन्होंने लिख रखा है इंक्रीजिंग pKa वैल्यू, बट इसकी तो सबसे कम है, बट इन्होंने लिखा है pKa वैल्यू इसकी ज़्यादा है। तो दिस इज़ द राइट आंसर, ठीक है, ये इसके अकॉर्डिंग नहीं है। तो बी आंसर इज़ द सेकेंड आंसर इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। उसके बाद बेटा नेक्स्ट आता है ये वाला क्वेश्चन। ये बेटा है सिंपली इटार डायरेक्शन। अगर आप लोगों ने ध्यान में से पढ़ रखा है इसको, तो ये है सिंपली इटार डायरेक्शन। इटार डायरेक्शन में हम ये वाला रिएजेंट यूज़ करते हैं, ये क्या होता है, क्रोमाइल क्लोराइड। तो क्रोमाइल क्लोराइड जब यूज़ करते हैं तो ये वाला जो है हमारे पास इंटरमीडिएट बनाता है यहाँ पे, ठीक है। एक्स हमने बताना है इस रिएक्शन में एक्स क्या है, तो एक्स ये वाला है इसका। ए आंसर इज़ द फर्स्ट आंसर इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। उसके बाद बेटा ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन आएगा बेटा, इसका फॉर्मूला क्या आएगा, पी सोल्यूशन इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। अब यहाँ पे जो पी नॉट ए है आपको, ठीक है, मैं आपको यहाँ पे अलग से सॉल्व कर देता हूँ इस क्वेश्चन को, एक मिनट, जस्ट अ वेट। पी सोल्यूशन इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, ठीक है बेटा। तो अब आप देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपको जो बेंजीन है, बेंजीन को आप पी नॉट ए मान लो, इसका जो वेपर प्रेशर आपको 280 दे रखा है, ये देखो, ठीक है। तो यहाँ पे आप पी नॉट ए की वैल्यू ले लो 280, ये बेंजीन का वेपर प्रेशर ले लिया, इनटू एक्स ए की वैल्यू आपको दे रखी है, इनकी मोलर रेशो मतलब मोल की रेशो दे रखी है, किसकी, बेंजीन की और ऑक्टेन की, ठीक है, बेंजीन की और ऑक्टेन की। बेंजीन के मोल्स दे रखे हैं आपको 3। तो अगर आपने इसकी मोल फ्रैक्शन निकालनी हो बेंजीन की, कैसे निकालोगे, इसके मोल्स ऊपर ले लो बेंजीन के, डिवाइड बाय टोटल मोल्स, तो टोटल हो जाएंगे 5, ऊपर 3 आएगा, तो 3/5 आ गया यहाँ पे, ठीक है बेटा। प्लस उसके बाद सेकेंड वन आपको दे रखी है ऑक्टेन की वेपर प्रेशर 420, यहाँ पे आप 420 पुट कर दोगे इनटू, और इसके जो मोल दे रखे हैं ये देखो 2 मोल दे रखे हैं ऑक्टेन के, यहाँ पे देखो 2, तो डिवाइड बाय कितना आ गया, 5 आ गया, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या कर लोगे, पी सोल्यूशन की वैल्यू निकाल लोगे, यहाँ से वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन आपका निकल जाएगा इस क्वेश्चन में से, ठीक है। तो इसका आंसर जो मेरे ख्याल से आएगा वो आई थिंक सो 168 के करीब ही आना चाहिए। तो आप इसका जो आंसर है वो सॉल्व कर लेना, ये इसका फॉर्मूला लगेगा, बस इस फॉर्मूले के बेस्ड ये है। देखो इन्होंने क्या पूछा है यहाँ पे, द करेक्ट ऑप्शन फॉर द वैल्यू ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है। तो इसका वेपर प्रेशर ही बताना है तो सोल्यूशन का, तो आई थिंक 168 ही आना चाहिए इसका आंसर, फिर भी आप चेक कर लेना। उसके बाद आता है बेटा ये वाला, द मोलर कंडक्टिविटी
द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.007 मोलर एसिटिक एसिड इज 20 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ठीक है। व्हाट इज़ द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिडिक एसिड, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। इसमें बेटा ये ना सिंपल एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें क्या रहता है, देखो सबसे पहले आप अल्फ़ा की वैल्यू निकालते हो, ठीक है, सबसे पहले आप अल्फ़ा की वैल्यू निकालते हो। अल्फ़ा की वैल्यू कैसे निकलती है, अल्फ़ा की वैल्यू कैसे निकलती है, डेल्टा एम अपॉन डेल्टा एम इन्फिनिटी, ठीक है। तो डेल्टा एम की जो वैल्यू है यहाँ पे आपको क्या दे रखी है, यहाँ पे आपको दे रखी है ये वाली 20, ठीक है, 20 दे रखी है। तो यहाँ पे आप पुट कर दोगे 20, ठीक है, अपॉन डेल्टा एम इन्फिनिटी की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे 350 प्लस 50, तो यहाँ पे आ गई 400। तो बेटा ये तो हो गया 1/20, 1/20 कितना होता है 0.05, ठीक है। यहाँ पे आ गई आपको अल्फ़ा की वैल्यू 0.05। अब आपको यहाँ पे बोला गया कि आपने क्या निकालना है, डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालना है। तो बेटा जो डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है Kc, उसका फॉर्मूला होता है C अल्फ़ा स्क्वायर, ठीक है, C अल्फ़ा स्क्वायर। इसका फॉर्मूला हमने 11th में भी किया था इक्विलिब्रियम में, और यहाँ पे भी कर रहे हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी किया था, ठीक है, खुलरॉशिस लॉ में। तो यहाँ पे Kc इज इक्वल टू C की वैल्यू दे रखी है आपको, कंसनट्रेशन की वैल्यू 0.007 मोलर। तो यहाँ पे आप पुट कर दोगे 0.007 इंटू 0.05 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो जब बेटा आप इसको सॉल्व करोगे तो जो आपका करेक्ट आंसर आएगा यहाँ पे वो 1.75 इंटू 10⁻⁻5 आएगा। तो इसका आंसर सी करेक्ट है, इसका आंसर क्या है सी, ठीक है, इसको चेक कर लेना। उसके बाद बेटा ये वाली रिएक्शन, ठीक है, ये वाली रिएक्शन में क्या है, देखो आपके पास है सोडियम प्रोपेनोएट, ठीक है, सोडियम प्रोपेनोएट, और इसमें आपने डाला NaOH प्लस डैश, और इसका क्या बन गया, इथेन बन गया, ठीक है। बेटा ये वाली जो रिएक्शन होती है ना 11th में आती है, सोडा लाइम रिएक्शन इसको बोलते हैं। इसको कौन सी रिएक्शन बोलते हैं बेटा, सोडा लाइम रिएक्शन बोलते हैं। तो सोडा लाइम में एक तो सोडा होता है मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड, और दूसरा लाइम क्या होता है CaO का नाम क्या होता है बेटा, लाइम। तो इसका आंसर आएगा बेटा 3C। तो ये वाली रिएक्शन है, सिंपल रिएक्शन है, इलेक्ट्रोलिसिस और सोडा लाइम रिएक्शन होती है। तो यहाँ पे CaO थर्ड आंसर इसका आएगा, ठीक है, CaO इज द राइट आंसर। उसके बाद बेटा ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो ये वाली रिएक्शन कौन सी है, इनके साथ मैच करना है बेटा। ये वाली जो रिएक्शन है फर्स्ट CO इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, ये गेटरमैन कोच रिएक्शन होती है, ठीक है बेटा। ये वाला कीटोन है, कीटोन की रिएक्शन आप NaOH से करवा रहे हो। NaOH मैंने आपको बोला है, चाहे तो आपको NaOH प्लस X2 दे रखा हो या फिर NaOH दे रखा हो, ये हमेशा होती है आइडोफॉर्म या क्लोरोफॉर्म टेस्ट होता है, इसको हेलोफॉर्म भी बोल देते हैं। तो बी का जो ऑप्शन है बेटा 3 आएगा, ए का ऑप्शन है सेकंड और बी का ऑप्शन है थर्ड, ठीक है, बी का ऑप्शन है थर्ड। तो बस आप 1-2 को मिला लिया करो, बाकी आपका आंसर आराम से सॉल्व हो जाता है। ए का है 2, ए का 2 देखो आप किस में है, ए का 2 फोर्थ में ही है, ठीक है, और बी का क्या है थर्ड, बी का देखो थर्ड जो है वो फोर्थ में ही है, तो इसका आंसर फोर्थ आएगा बेटा, इसका आंसर क्या आएगा यहाँ पे फोर्थ आएगा। नेक्स्ट है बेटा ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। इस क्वेश्चन में द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन इज, ठीक है, इसमें आपको प्रोडक्ट बताना है कि कौन सा प्रोडक्ट यहाँ पे बनेगा, ठीक है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि ये जो NaBH4 डला हुआ है इसमें, सोडियम बोरोहाइड्राइड इन द प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल, तो ये क्या होता है बेटा, ये एक सेलेक्टिव रिएजेंट होता है, ये क्या होता है, सेलेक्टिव रिएजेंट होता है। तो ये क्या करेगा, इस कीटोन को जो है वो क्या करेगा, रिड्यूस करेगा, ठीक है। तो आंसर हमारा डी आएगा यहाँ पे। तो देखो डी के केस में इसने इसको रिड्यूस किया और यहाँ पे OH लग गया, इसको नहीं छेड़ा, ठीक है। और इस केस में फर्स्ट केस में इसने दोनों को रिड्यूस कर रखा है, तो ये आंसर नहीं आएगा, इसका आंसर डी आएगा, बिकॉज इट इज़ अ सेलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट। तो आंसर इज डी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद बेटा विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज नॉन पोलर इन नेचर, आपको बताना है कि नॉन पोलर कौन से होते हैं। बेटा मैंने आपको बोला हुआ है कि जब भी किसी की रेगुलर ज्योमेट्री होती है, जब भी किसी की रेगुलर ज्योमेट्री होती है, रेगुलर ज्योमेट्री में बेटा जो साइड एटम्स हैं वो सेम लगे हों। देखो रेगुलर ज्योमेट्री इसकी होती है जिसमें बस एक सिंपल सी बात आप याद रख लो, जब भी किसी कंपाउंड में रेगुलर ज्योमेट्री हो और उसमें साइड एटम सेम लगे हों। देखो बेटा जो SbCl5 है, पहले तो आप चारों ऑप्शन में नोट करो एक चीज़, इसमें फर्स्ट में देखो 2 साइड एटम दोनों डिफरेंट दे रखे हैं, दूसरे में भी साइड एटम दोनों डिफरेंट दे रखे हैं, थर्ड में 5 साइड एटम सेम दे रखे हैं,
और फोर्थ में भी दोनों साइड एटम सेम दे रखे हैं। अब हमारा आंसर थर्ड या फोर्थ में से आएगा। बट आप एक चीज़ नोट करो, मैंने आपको बोला है जब भी रेगुलर ज्योमेट्री होती है तो उसमें लोन पेयर्स नहीं होते। तो बेटा इस केस में लोन पेयर नहीं होंगे, बट इस केस में लोन पेयर्स होंगे, मतलब इसमें एक इलेक्ट्रॉन होगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसका आंसर सी बनेगा। तो SbCl5 इज द राइट आंसर, ठीक है। तो उसके बाद बेटा ये वाला क्वेश्चन आता है। इस क्वेश्चन में क्या होता है, ये है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री से रिलेट करता है। SO2 प्लस 2SO2 प्लस O2 गिव राइज टू 2SO3, ठीक है। जो SO3 की फॉर्मेशन होती है, ठीक है, तो ये किस में होती है, ट्रोपोस्फेरिक पोल्यूशन की फॉर्म में आता है। तो ए का आंसर फोर्थ है। और HOCl जब इन सनलाइट पड़ती है इसके ऊपर तो फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन होती है। तो ये जो फ्री रेडिकल्स होते हैं बेटा, ये जो बनते हैं Cl और OH नेगेटिव फ्री रेडिकल, ये ओजोन डिप्लीशन का काम करते हैं। तो बी का आंसर 3 आएगा। तो ए का आंसर फोर्थ है और बी का 3 है। चेक करो, ए का आंसर फोर्थ है और बी का 3 है, तो इसका सी आंसर आएगा बेटा। देखो ए का फोर्थ सी में ही है और बी का 3 सी में ही है, तो थर्ड आंसर इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। थर्ड आंसर इज द करेक्ट ऑप्शन। तो बेटा अब लास्ट क्वेश्चन आ गया। चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द टोटल प्रेशर इन अ मिक्सचर ऑफ 4 ग्राम O2 एंड 2 ग्राम H2 कन्फाइंड इन अ टोटल वॉल्यूम ऑफ 1 लीटर ऑफ 0 डिग्री C इज, ठीक है। तो आपने बताना है करेक्ट ऑप्शन, ठीक है बेटा। ये बिल्कुल PV इज इक्वल टू NRT वाला क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें आपने क्या करना है, PV इज इक्वल टू NRT फॉर्मूला लगाना है। आपको नंबर ऑफ मोल्स O2 के निकाल लेने हैं 4/32, तो इसका आ गया 1/8 और इसके निकाल लेने 2/2, ठीक है। मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ आपको। तो आप नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालोगे ऑक्सीजन के, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आ गए 4/32। तो 4/32 कितने हो गए बेटा, 1/8 हो गए। और हाइड्रोजन के कैसे निकालोगे, 2 ग्राम दे रखा है, 2/2 हो गया, तो यहाँ पे 1 हो गया, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए, टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए, तो टोटल नंबर ऑफ मोल हो गए दिस प्लस दिस, तो ये 1/8 + 1। तो बेटा ये हो गए हमारे पास 8 LCM आ गया, 1 + 8, तो हमारे पास हो गए बेटा 9/8, ठीक है। तो आपने ये वाले फॉर्मूले को PV इज इक्वल टू NRT में पुट कर देना है, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे 9/8 पुट कर देना, ठीक है। और R की वैल्यू क्या होती है, देखो यहाँ पे 9/8 पुट कर दिया। और जैसा कि मैंने आपको बता रखा है कि कभी भी आपको R की वैल्यू दे रखी हो 0.0821, ठीक है, और टेम्परेचर दे रखा हो 273, तो इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो हमेशा 22.4 होता है। तो इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है बेटा, इन दोनों का RT का ये 22.4 होता है। तो 9/8 × 22.4 लिख दो और यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो, आपका क्या निकालने को बोला है, वॉल्यूम आपको 1 दे रखा है तो प्रेशर निकालना है। तो बेटा प्रेशर निकाल लेना इसमें से, सिंपल है, ठीक है। तो आपका जो प्रेशर आएगा वो कितना आएगा, देखो मैं आपको करवा ही देता हूँ। तो यहाँ पे प्रेशर इज इक्वल टू, यहाँ पे वॉल्यूम की वैल्यू 1 आ गई, इसको ना लिखो। तो N की वैल्यू 9/8 है और R × T की वैल्यू हमारे पास क्या है बेटा, यहाँ पे R × T की है 22.4, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका जो आंसर आना चाहिए यहाँ पे वो अप्रॉक्स आना चाहिए बेटा, वो आना चाहिए 25 पॉइंट समथिंग। तो इसका आंसर बेटा आई थिंक थर्ड आंसर इज़ द राइट आंसर, ठीक है बेटा। तो ये हमारे पास सारा सॉल्यूशन है केमिस्ट्री का, ठीक है। तो आई होप कि जो नीट जो बच्चों ने दिया है उनको ये डेफिनेटली एक्सप्लेनेशन समझ आ गई होगी। अगर आपको फिर भी किसी क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन समझ नहीं आई, आपको कोई आंसर समझ नहीं आ रहा, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के भेजिएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।